हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पार्टिकल ऑफ मास m, कि एक पार्टिकल है उसका मास m है, इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ कांस्टेंट रेडियस r। एक सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, जिसका रेडियस r दिया हुआ है। सच दैट इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम है। देखिए ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल है वो कैसा मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी रहती? कांस्टेंट। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। यहाँ पे बढ़ रही है, किसी केस में घट भी सकती है, बट इस केस में यहाँ पे टाइम के साथ सिंस एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी जो है उसकी बढ़ रही होगी। वेयर के इज ए कांस्टेंट, के तो कुछ कांस्टेंट दे रखा है। द पावर डिलीवर्ड टू द पार्टिकल बाय द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट, तो पावर डिलीवर्ड बोल रहा है बाय द फोर्सेज। अब पहले सोचना पड़ेगा, सिंस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेज उस पर लग रही होंगी। अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लग रही होती है, क्योंकि स्पीड का मैग्नीट्यूड बढ़ता या घटता नहीं है। But since here the particle is performing non-uniform circular motion, in addition to centripetal force, a addition force, tangential force will also act. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन तो हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, मतलब पावर डिलीवर्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स ही होती है, तो ओवरऑल पावर क्या हो जाता है? जीरो। बट सिंस यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पावर तो जीरो होगी, बट व्हाट अबाउट द पावर ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स? तो पावर का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे फोर्स कौन सी? टेंजेंशियल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई भी पावर डिलीवर कर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन है इधर और वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लिया इधर, तो एफ डॉट वी क्या हो जाएगा? जीरो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई पावर डिलीवर नहीं कर सकती। टेंजेंशियल फोर्स का डायरेक्शन आइदर पैरेलल टू वेलोसिटी होता है और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी होता है, तो उसकी तो कुछ ना कुछ पावर आएगी। चलिए देखते हैं। अब मुझे दिया हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। मेरा एम क्या है? मेरा एम है पहले वेलोसिटी फाइंड करना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। यहाँ से मेरा आ जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या आ गई? के स्क्वायर सॉरी के आर टी, मतलब स्क्वायर रूट ले लिया बोथ साइड, तो वेलोसिटी मिल गई मुझे। अब मुझे चाहिए टेंजेंशियल फोर्स, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा? मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी डीवी बाई डी टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो यही होता है, तो टेंजेंशियल फोर्स भी बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ के आर टी। अब आर तो चेंज हो ही नहीं रहा, के तो चेंज हो ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ टाइम ही वेरिएबल है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो टी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 1। तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स भी मिल गई एम इंटू के इंटू आर। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी मुझको पता है के आर टी। तो अभी मुझको पावर निकालना बहुत आसान है, सिंस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि वेलोसिटी भी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी टाइम के साथ, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है। फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके इन दोनों के बीच में कॉस प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे आ गया फोर्स टेंजेंशियल एम इंटू के इंटू आर, और वेलोसिटी कितनी हो गई? के इंटू आर इंटू टी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई? एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी, that is our option number 2, that is the correct option. I hope that you have understood this question. That's all for this video. Thank you.